डायफ्राम बेटा अगेन ये नॉट ओनली इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है बेस्ड ऑन इट्स ग्रेट ग्रेट क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। ये जो टॉपिक है बेटा डायफ्राम का, ये एग्जामिनेशन के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी हर चीज इंपॉर्टेंट है, इसकी अटैचमेंट्स इंपॉर्टेंट है, इसकी नर्व सप्लाई इंपॉर्टेंट है, इसकी ब्लड सप्लाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो सवाल है ये तकरीबन 70 to 80% चांसेस होते हैं कि ये पूछा जाता है। 70 to 80% of the times this topic is asked in the university written examination, चाहे एमसीक्यूज में पूछें, चाहे शॉर्ट जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो होते हैं एमसीक्यूज, उनमें पूछें, ठीक है। इसके क्लिनिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आमतौर पे जो फ्रेनिक नर्व के साथ इसके पैरालिसिस के क्लिनिकल्स जो एसोसिएटेड होते हैं वो वाले, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि डायफ्राम इज व्हाट, इट इज बेसिकली द चीफ मसल फॉर इंस्पिरेशन, ठीक है। तो इसलिए इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। डायफ्राम, व्हाट इज डायफ्राम? डायफ्राम किस किस्म का स्ट्रक्चर है, ठीक है। डायफ्राम इज ए डबल डोम्ड, डबल डोम देखो इसकी दो साइड्स पे दो डोम्स बनते हैं, ठीक हो गया, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है जी। समझ आ गई बात। उसके बाद इट इज ए, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? ये डबल डोम्ड है, देखने में ये डबल डोम्ड है, और इसका एक मस्कुलर पार्ट है और टेंडिनस पार्ट है। तो ये किस किस्म का स्ट्रक्चर बन गया? इट इज ए डबल डोम्ड मस्कुलो टेंडिनस स्ट्रक्चर। बेसिकली चूंकि ये लोकेटेड है दो कैविटीज के बीच में, बॉडी की दो कैविटीज के बीच में, अबव टू इट इज द thoracic cavity and below to it is the abdominal cavity. So diaphragm is a double domed musculotendinous partition between the thoracic cavity above and abdominal cavity below. इसकी जो बेटा कन्वेक्सिटी होती है वो सुपीरियरली होती है और कनकेविटी जो है वो इंफीरियरली होती है। इसीलिए इसकी जो सुपीरियर सरफेस होती है और इसकी इंफीरियर सरफेस होती है। सुपीरियर सरफेस इज कन्वेक्स whereas inferior surface is concave. What is it known for? डायफ्राम मशहूर क्यों है? Because it is the chief inspiratory muscle. क्योंकि आपको पता है कि जो इंस्पिरेशन होती है वो एक्टिव होती है और जो एक्सप्रेशन होती है वो लार्जली पैसिव फिनोमिनन होती है। पैसिव का मतलब है कि उसके अंदर किसी मसल की खास जरूरत नहीं पड़ती एक्सप्रेशन में, सांस बाहर निकालने में। सिंपली जो लंग्स होते हैं उनकी जो इलास्टिक रिकॉइल होती है बैक टू देयर पोजीशन, तो उससे ही एक्सहेल हो जाता है। लेकिन हवा को, सांस को अंदर खींचने के लिए, जिसको इंस्पिरेशन कहते हैं, वो एक्टिव प्रोसेस है, उसके लिए मसल्स चाहिए होते हैं। और खास तौर पे कौन सा मसल? डायफ्राम। डायफ्राम के बगैर इंस्पिरेशन नामुमकिन होती है। Coming back to the structure of the diaphragm, let's take a look at its gross anatomy. हमने पहले क्या कहा? ये किस किस्म का स्ट्रक्चर है? ये मस्कुलो टेंडिनस है। अगर आपको ये डायग्राम नजर आ रही हो तो you can see the location of the muscular part and the tendinous part of the diaphragm. Which part is central and which part is peripheral? Central tendon, the name is indicating it is central in position, whereas the muscular part of the diaphragm is located peripherally. ठीक है, आसपास मस्कुलर पार्ट होता है और सेंटर में, दरमियान में इसका टेंडन होता है, जिसकी मुनासबत से, उसकी लोकेशन की मुनासबत से उस टेंडन को सिंपली हम कहते हैं सेंट्रल टेंडन, और जो मस्कुलर पार्ट होता है वो पेरिफेरली लोकेटेड होता है। इसकी इस शेप की मुनासबत से इट रिजेंबल्स ए ट्राइफोलिएट क्लोवर लीफ। ये बेटा एक क्लोवर लीफ है, यू कैन सी दैट। और जिस तरह से इसकी शेप है ट्राइफोलिएट, इसी तरह की शेप होती है इसकी डायफ्राम की। So I hope so far we are clear about the introduction of the diaphragm. Diaphragm जो है
डायफ्राम के किस किस्म का स्ट्रक्चर है डायफ्राम? मस्कुलो टेंडिनस, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि इसका ये दो तरह के स्ट्रक्चर से मिलके डायफ्राम बना हुआ है, मस्कुलर और टेंडन, ठीक है। तो टेंडन जो है उसकी लोकेशन क्या है? सेंट्रल इन पोजीशन है, जबकि जो मस्कुलर हिस्सा होता है डायफ्राम का वो पेरिफ्री पे लोकेटेड होता है, ठीक है। एक बात, दूसरी बात, अगर आप इस डायग्राम में देखो गौर से तो आपको पता लगेगा कि जो सेंट्रल टेंडन है उसकी एक और खास बात क्या है कि उसकी कोई बोनी अटैचमेंट नहीं है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है टू रिमेंबर, क्योंकि इसी पॉइंट की वजह से डायफ्राम एक्चुअली बिकम्स द चीफ इंस्पिरेटरी मसल, ठीक है। क्योंकि सेंट्रल टेंडन का कोई बोनी अटैचमेंट नहीं है। किसकी बोनी अटैचमेंट है? मस्कुलर पार्ट की, ठीक हो गया। मस्कुलर पार्ट डिफरेंट, जो रिब्स हैं, सामने स्टर्नम है और पीछे जो लंबर वर्टिब्री हैं उनके साथ अटैच होता है। तो मस्कुलर पार्ट की बोनी अटैचमेंट होती है, सेंट्रल टेंडन की कोई बोनी अटैचमेंट नहीं होती। इसलिए ये पॉइंट इसलिए आपको समझना और याद रखना जरूरी है, क्योंकि जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन तो कौन सा हिस्सा मूव करता है डाउनवर्ड? सेंट्रल टेंडन, क्योंकि उसकी कोई बोनी अटैचमेंट नहीं है इसलिए, ठीक है। सेकेंडली, अगर आप ये स्ट्रक्चर गौर से देखो तो जो इसकी शेप है डायफ्राम की वो ट्राइफोलिएट क्लोवर लीफ से मिलती जुलती है। दिस इज ए क्लोवर लीफ। तो इस पत्ते से डायफ्राम की रिजेम्बलेंस है शेप वाइज, ठीक हो गया। Another point associated with the central tendon that needs to be remembered, because it is again an MCQ, is look at the presence of an opening within the central tendon of the diaphragm. अगर आपको सवाल आए एग्जाम में कि which opening is located within the central tendon of the diaphragm, तो आपका जवाब क्या होगा? caval opening. Caval opening for the passage of the inferior vena cava. So I hope this point is clear. Now we move on to the attachments of the diaphragm. हमने कहा कि सेंट्रल टेंडन की कोई बोनी अटैचमेंट नहीं है। किसकी बोनी अटैचमेंट्स हैं? मस्कुलर पार्ट की। Now let's take a look at the attachment of the bony part, of the muscular part, sorry. बेटा जो मस्कुलर पार्ट की अटैचमेंट्स हैं उनको बेस्ड ऑन देयर अटैचमेंट्स हमने तीन हिस्सों में, तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया डायफ्राम को। डायफ्राम का वो मस्कुलर पार्ट जो स्टर्नम और खासतौर पे ज़ीफर्ड प्रोसेस की पोस्टीरियर सरफेस पे अटैच होता है उसका नाम क्या होता है? उसकी अटैचमेंट की मुनासबत से स्टर्नल अटैचमेंट, ओके। जो पार्ट वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा से अटैच होता है उसका नाम क्या होता है? वर्टेब्रल अटैचमेंट या लंबर पार्ट, ठीक है। चूंकि लंबर वर्टिब्री पे अटैच हो रहा है तो उस मुनासबत से हम उसके उस पार्ट ऑफ मस्कुलर पार्ट को हम क्या कह देते हैं? लंबर पार्ट। तीसरा पार्ट वो हिस्सा डायफ्राम के मसल्स का जो कोस्टल कार्टिलेजेस और रिब्स से अटैच होता है ऑन बोथ साइड्स, उसका नाम क्या होता है? कोस्टल पार्ट। तो डायफ्राम के कितने पार्ट्स होके? Number one, central tendon has no bony attachment. Number two, muscular part has bony attachment. So based on the attachments of the muscular part of the diaphragm is divided into three parts: sternal attachment or sternal part, lumbar part, and costal part. Now let's take a look at the attachments of each part one by one. Starting with the sternal part. Sternal part जो है उसकी जो प्रेजेंस है वो वेरिएबल है, वो कभी प्रेजेंट होता है, कभी वो स्टर्नल पार्ट प्रेजेंट नहीं होता। In cases when the sternal part of the diaphragm is present, it consists of two muscular slits that attach to the posterior surface of the xiphoid process. ये xiphoid process आपको दिखाया हुआ है anteriorly midline में, फिर ये साइड्स पे कोस्टल कार्टिलेजेस और फाइनली रिब्स आपको दिखाई नहीं है, और ये फिर पीछे आपको लंबर वर्टिब्रा दिखाए हुए हैं अपर। तो इसलिए ये एंटीरियर एस्पेक्ट है और ये वाला पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, और ये सब कुछ आपको जो व्यू नजर आ रहा है डायफ्राम का, ये इंफीरियर व्यू आपको नजर आ रहा है। मतलब ये कि आप ये कह सकते हो कि पेशेंट को आप सुपाइन पोजीशन में देख रहे हो,
द पेशेंट इज कट ट्रांसवर्सली, जो बॉडी है कैडावर है दैट इज कट ट्रांसवर्सली, और आप उसका क्रॉस सेक्शन देख रहे हो एट द ट्रांसवर्स लेवल, और ये इंफीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम आपको नजर आ रही है, और ये एंटीरियर व्यू है और ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट है. Costal part, if you look closely at the attachment of the costal part, you will come to know that basically it is the domes, the two domes, right and left dome part of the diaphragm is getting attachment with the costal cartilages and ribs. So again, जो ये costal part होता है diaphragm का, वो muscular slips होती हैं जो कि attach होती हैं to the internal surfaces of the inferior six. जो lower six हमारे पास कोस्टल कार्टिलेजेस होती हैं और उनकी जो एडजेसेंट रिब्स होती हैं वो वाली, और यही कोस्टल पार्ट जो होता है, यू कैन सी इन द डायग्राम कि यही कोस्टल पार्ट दोनों साइड्स पे राइट एंड लेफ्ट डोम्स बना रहा है, क्योंकि हमने शुरू में डायफ्राम को किस तरह से डिफाइन किया था, डबल डोम्ड मस्कुलो-टेंडिनस स्ट्रक्चर है या पार्टीशन है बिटवीन द thoracic cavity above and abdominal cavity below. So we have done the sternal attachment and the costal attachment. Now let's move on to a little bit complex attachment that is called the lumbar part. बेटा जो lumbar part होता है ना, वो दो arches. If you look closely in this diagram, you can see two arches. You can appreciate the presence of two arches. This one, which is closer to the midline, so it is called the medial arch. Or this one, which is away from the midline, so it is called lateral arch. So the lumbar part basically arises from these two arches, and these two arches, what are they called? They are called the medial arcuate ligament and lateral arcuate ligament. मैं अभी बताती हूँ कि ये दोनों ligaments क्या हैं, कैसे बने, कहाँ से आए. इसके अलावा जो lumbar part होता है diaphragm का, वो इन दो आर्चेस से भी अटैचमेंट लेता है, और फिर किससे अटैचमेंट लेता है, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द अपर 2 to 3 lumbar vertebra, the anterior longitudinal ligament and the intervertebral discs of the upper 2 to 3 lumbar vertebra. अब होता क्या है बेटा, लंबर पार्ट की थोड़ी सी स्टोरी जो है वो जरा एक्सप्लेन करने वाली है, बट इट्स क्वाइट एन इजी स्टोरी वंस यू गेट द बेसिक कॉन्सेप्ट. सो होता क्या है बेटा, इसमें इसमें दो तीन चीजें इन्वॉल्व हैं. एक तो सबसे पहले आप ये देखो, हाँ ये डायग्राम देखो. अब आप देख सकते हो कि ये अपर 3 लंबर वर्टेब्रा आपको दिखाए हुए हैं, ठीक है. एक ये जो है, ये क्रूरा जो होते हैं दो होते हैं, ये राइट क्रस है और ये लेफ्ट क्रस है, ठीक है. ये जो लेफ्ट क्रस और राइट क्रस ये हैं क्या, ये बेटा मस्कुलर स्लिप्स है, डायफ्राम की मस्कुलर स्लिप्स है. कैसे अटैचमेंट ले रही हैं, ये बेटा अटैचमेंट्स लेती हैं फ्रॉम द एंटीरियर सर्फेसेस ऑफ द बॉडीज ऑफ द अपर 2 to 3 लंबर वर्टिब्री. कैसे, जो राइट क्रस है आप देख सकते हो कि वो ज्यादा डाउनवर्ड है बनिस्बत, या लंबा है बनिस्बत लेफ्ट क्रस के. सो इसका ये मतलब हुआ कि जो राइट क्रस है वो अपर 3 लंबर वर्टिब्रा की एंटीरियर सर्फेस ऑफ देयर बॉडीज से अराइज करता है, जबकि जो लेफ्ट क्रस है वो अपर 2 लंबर वर्टिब्रा की बॉडीज के एंटीरियर सरफेस से अराइज करता है, और एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट और उनकी इंटरवर्टेब्रल डिस्क से ये दोनों क्रूरा अराइज करते हैं. इसके अलावा इन क्रूरा की फॉर्मेशन में दो आर्चेस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और फिर एक तीसरी आर्च भी आती है, वो मैं बताती हूँ. ये जो दो साइड पे आर्चेस हैं उनके नाम क्या हैं, मीडियल आर्कोएट लिगामेंट. Medial, remember, medial, not median. It's medial. Arcuate ligament. ठीक है, ये आपको लेबलिंग में भी दिखाया हुआ है, medial arcuate ligament. और this one, lateral arcuate ligament. अब ये ligament या arches आई कहाँ से, ये खुद कैसे बनी है? Basically, these two ligaments are what? They are the thickening of the fascia. कौन से fascia?
Medial arcuate ligament is the thickening, arch-like thickening of the fascia, covering which muscle? Psoas major muscle. And lateral arcuate ligament is an arch-shaped thickening or part of the fascia covering quadratus lumborum. Psoas major and quadratus lumborum both are considered to be muscles of posterior abdominal wall. And as a student of first year MBBS anatomy, you must be familiar with the psoas major muscle, its attachments, whereas you must be familiar with the name of the quadratus lumborum since it gets attached over the along with its fascia over the iliac crest of the hip bone. So क्या हुआ कि ये जो दो क्रूरा हैं इनकी फॉर्मेशन में हमारे पास दो आर्चेस भी इन्वॉल्व होती हैं. मीडियल आर्कुएट लिगामेंट ये आर्च लाइक थिकनिंग होती है फेशिया ओवर द psoas मेजर मसल, जबकि जो लैटरल आर्कुएट लिगामेंट है वो थिकनिंग होती है आर्च लाइक ओवर द फेशिया या ऑफ द फेशिया ऑफ द क्वाड्रेटस लंबोरम मसल. जो इनकी अपनी अटैचमेंट्स क्या होती हैं इन दोनों लिगामेंट्स की? जो बेटे मीडियल आर्कुएट लिगामेंट है जो कि आर्च लाइक थिकनिंग थी फेशिया कवरिंग द psoas मेजर मसल, वो अटैच होता है ओवर दी lumbar vertebral bodies and the tip of the transverse process of first lumbar vertebra. तो वो लंबर वर्टेब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेस से लेकर बॉडीज तक अटैच होता है. जबकि जो लैटरल आर्कुएट लिगामेंट होता है जो कि क्या था? आर्च लाइक थिकनिंग ऑफ द फेशिया कवरिंग द क्वाड्रेटस लंबोरम मसल. वो क्या चीज होती है? उसकी अटैचमेंट क्या होती है? वो एक्सटेंड करता है बिटवीन द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द 12th thoracic vertebra up till the tip of the 12th rib. Is it clear, bete? So, moving on to the next part of the story of the crura of the diaphragm. हुआ क्या? अब ये दो arch like thickenings तो आपको पता लग गई, medial and lateral arcuate ligaments. What are they and how are they attached and how are they helping to form the crural or the lumbar part of the diaphragm? Now, look at the direction of the fibers, particularly of the muscular fibers forming the right crest of the diaphragm. What do you see? You see two openings formed in association with the direction of the muscular fibers forming the right crest of the diaphragm. क्या हुआ कि जो right crest of diaphragm के muscular जो fibers हैं उनकी डायरेक्शन जब आप देखोगे तो उनकी डायरेक्शन की वजह से जिस डायरेक्शन में वो कोर्स करते हुए नीचे आके लग रहे हैं वर्टेब्रल बॉडीज पे राइट क्रस्ट के, आप देख सकते हो कि दिस डायरेक्शन ऑफ द मस्कुलर फाइबर्स इन द राइट क्रस्ट ऑफ द डायफ्राम इज हेल्पिंग टू फॉर्म at least two major openings in the diaphragm. And what are the names of those major openings? The opening that is located between the or that is formed as a result of the muscular direction of the muscular fibers in the right crest of the diaphragm is the esophageal opening. Jabke the opening that is located between the two crura, between the attachments, vertebral attachments of the two crura, left and right, is the aortic opening. Right crest की वजह से जो opening बनी वो बनी esophageal opening, जबकि वो ओपनिंग जो कि लोकेटेड होती है दो क्रूरा की अटैचमेंट्स के बीच में
वो है एओर्टिको। एंड अ थर्ड मेजर ओपनिंग जो कि मौजूद होती है विद इन द सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम इज कॉल्ड वीना केवल ओपनिंग. So three major openings are present within the diaphragm along with various minor openings. I hope this point is clear. Last point in the explanation of the lumbar part of the diaphragm is that ये जो हमने दो क्रूरा बनाए राइट एंड लेफ्ट, इनके अंदर तो दो आर्कुएट लिगामेंट्स ने रोल प्ले किया था एपोनेरियोटिक अटैचमेंट्स ने इन द फॉर्मेशन ऑफ द क्रूरा. इसके अलावा एक तीसरा भी लिगामेंट मौजूद होता है आर्कुएट लिगामेंट जो इन दोनों क्रूरा को यूनाइट करने में हेल्प करता है. उसका नाम क्या है? मीडियन आर्कुएट लिगामेंट. सो मीडियन आर्कुएट लिगामेंट is the ligament that is uniting the two crura, left and right crest of the diaphragm in the midline. No, जो बेटा esophageal opening होती है that is actually formed because of the right crest of the diaphragm. इसलिए राइट आमतौर पे यही कहा जाता है कि एसोफेजियल ओपनिंग इज लोकेटेड विद इन द राइट क्रस्ट ऑफ द डायफ्राम, क्योंकि जब तक राइट क्रस्ट जो है वो घूम के नीचे नहीं आएगा दिस ओपनिंग इज नॉट गोइंग टू बी फॉर्म. यू कैन ऑल्सो आस्क द क्वेश्चन कि भाई एसोफेजियल ओपनिंग भी राइट क्रस्ट की वजह से बन रही है, तो जो एओर्टिक ओपनिंग है वो भी इन दोनों क्रूरा के बीच में पड़ी हुई है, तो व्हाट्स द डिफरेंस? द डिफरेंस इज बेसिकली ये जो एओर्टिक ओपनिंग होती है ये एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट ओपनिंग नहीं होती. ये आप कह सकते हो कि जो एओर्टा है उसका ये पैसेज है बिहाइंड द डायफ्राम. ठीक है, तो वो जो पैसेज ऑफ एओर्टा है बिहाइंड द डायफ्राम, वो पैसेज बेसिकली लोकेटेड है बिटवीन द टू क्रूरा ऑफ द डायफ्राम. तो चूंकि वो दो क्रूरा मौजूद हैं दोनों साइड्स पे राइट एंड लेफ्ट, तो उनके बीच में से चूंकि एओर्टा गुजरती है बिहाइंड द डायफ्राम, तो इसलिए हम उस मुनासबत से उसको बस हम नाम दे देते हैं उस पैसेज वे को एज एन ओपनिंग, एओर्टिक ओपनिंग. डू यू अंडरस्टैंड हाउ दीज ओपनिंग्स आर बेसिकली फॉर्म्ड, खासतौर पे एसोफेजियल और एओर्टिक? सेंट्रल टेंडन में जो ओपनिंग है इंफीरियर वेना केवा की, वो हार्ड एंड फास्ट एक ओपनिंग है, क्योंकि उसको पियर्स करके सेंट्रल टेंडन को पियर्स करके इंफीरियर वेना केवा ने ऊपर जाना होता है इनटू द हार्ट. तो क्या आप गेस कर सकते हो कि अल्लाह ताला ने सेंट्रल टेंडन के अंदर क्यों ओपनिंग रखी है इंफीरियर वेना केवा की? कैन यू गेस दैट?